हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज़ वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। दैट इज़ आपका रिएक्टेंट किस तरीके का है, ये बात भी डिटरमिन करती है कि रिएक्शन किस स्पीड से होने वाली है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, आयनिक रिएक्टेंट्स अगर होते हैं आपके, ठीक है, एसिड बेस्ड जो रिएक्शंस होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, लेस देन अ सेकेंड में आपकी वो कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन का रेट ऑब्वियसली इट इज़ वेरी हाई। जबकि अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की, जैसे कि आपकी जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जहाँ पर आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। ठीक है, पहले आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर कुछ रीअरेंजमेंट होगी, किसी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट आएगी, तो ऐसी रिएक्शन को होने में टाइम लगेगा। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसी रिएक्शंस का जो रेट है वो तो या तो इट विल बी वेरी लो या फिर मॉडरेट। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ पर है कि आपका रिएक्टेंट होमोजीनियस है या फिर हीट्रोजीनियस है, ये बात भी आपकी डिटरमिन करती है कि रिएक्शन किस स्पीड से होने वाली है। जैसे कि होमोजीनियस रिएक्टेंट्स क्या हो गए कि सेम फेज में आपके रिएक्टेंट्स का होना। गैशियस रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन फास्ट होगी एज कंपेयर टू गैस और लिक्विड की। ठीक है, तो होमोजीनियस रिएक्टेंट्स अगर होंगे तो रेट विल बी हाई। ओके, थर्ड बात यहाँ पर आ जाती है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि आपका जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी रिएक्टेंट्स की उतना आपका रेट कम होगा। ठीक है, रिएक्टेंट के बीच में जितना अच्छा बॉन्ड होगा, रिएक्टेंट्स के बीच में जितना अच्छा बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना उतना ही डिफिकल्ट होगा, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लो। तो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। जबकि अगर प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जितनी ईजिली वो बनेगा उतनी ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि आपका एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है। एसिडिक एसिड देखिए ब्रेक हो रहा है 2 आयंस में, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले आयन को अगर आप देखेंगे तो इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, ये कैसा ग्रुप होता है आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को COO नेगेटिव पर डाल रहा है। तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है प्रोडक्ट्स में। तो प्रोडक्ट जहाँ पर अनस्टेबल होंगे वहाँ पर रिएक्शन का रेट कम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, जबकि आप फॉर्मिक एसिड में देखिए, फॉर्मिक एसिड में 2 आयंस बन रहे हैं, HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही हो प्रोडक्ट्स में। दैट इज़ आपके प्रोडक्ट स्टेबल हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई। क्लियर हो गई बात? चलिए अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। सेकेंड फैक्टर है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। दैट इज़ आप कंपैरिजन देखेंगे गैस, लिक्विड और सॉलिड में, तो गैशियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शंस का रेट हाई होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन रैंडम मोशन, दे आर फार अवे, तो वहाँ पर कॉलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर आप पहले माइंड में बिठा लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही अच्छा रिएक्शन का रेट होगा। तो कॉलिजन के चांसेस गैस में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। दैट्स वाई आपका जो रिएक्शन का रेट है वो गैशियस फेज में हाई रहता है। क्लियर हो गई बात? थर्ड फैक्टर है आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन साइट्स मिलेंगी। ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपके रिएक्शन साइट्स अवेलेबल होंगी फॉर द रिएक्शन। दैट्स वाई आपका यहाँ पर रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम रिएक्टेंट्स को पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, क्योंकि हमें रिएक्शन का अच्छा रेट चाहिए होता है। वी डोंट वांट कि आपकी रिएक्शन स्लो हो। ठीक है, चलिए अब फोर्थ फैक्टर है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सबसे पहले यहाँ पे क्लियर होना चाहिए क्या होता है आपका कैटलिस्ट। आप रिएक्शन करवाते हैं जब, कुछ भी आप उसमें एक्स्ट्रा डालते हैं, ठीक है, जिसे कि आप
जैसा इनिशियली डालते हैं वैसा ही वो रिएक्शन करवाकर बाद में वैसा का वैसा आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, अब उसका काम क्या है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, टू प्रोवाइड अ पाथ विद लो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, फॉर द रिएक्शन। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्चुअली आपको यहाँ पर एक बात क्लियर होनी चाहिए, जब भी हमें कोई रिएक्शन करवानी होती है तो रिएक्टेंट्स को एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है, मिनिमम एनर्जी जो क्रॉस करनी होती है टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। वो आपको यहाँ पर ग्राफ से क्लियर होगा ज़्यादा अच्छा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आपका इस तरफ वाई एक्सिस पर एनर्जी का मैंने एक्सेस लिया, एंड यहाँ पर आपका प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो है आपके यहाँ पर देखिए मिनिमम एनर्जी जो है इसको ये क्रॉस करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पर कैटलिस्ट क्या काम करता है, इस एनर्जी को, इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो हमारा रिएक्शन का रेट हाई हो जाता है, क्योंकि उतना ही कम टाइम लगेगा इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं टू कन्वर्ट दीज इनटू द सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो हम वहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं एज कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। चलिए, सिक्स्थ फैक्टर है यहाँ पर आपका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर और रेट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे आप, उतना ही आपका रेट भी इंक्रीज़ करता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है मॉलिक्यूल्स की, एंड काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ करेगी तो वहाँ पर कॉलिजन की चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, एंड जितना ज़्यादा कॉलिजन उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ लॉ भी हैं। ठीक है, इसको हम कंप्लीट डिटेल में आर्हेनियस इक्वेशन जब पढ़ेंगे वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। एक दो लॉ है यहाँ पर टेम्परेचर और रेट से रिलेटेड, कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो आपका रेट जो है वो डबल हो जाता है। जैसे कि आपका इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, आपने डबल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 डिग्री से इंक्रीज कर दिया तो आपका रेट जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, एंड एक और यहाँ पर बात आती है टेम्परेचर से रिलेटेड, कि अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करते हैं बाय डेल्टा टी, ठीक है, आपको चेंज इन टेम्परेचर पता होना चाहिए, कितना टेम्परेचर आपका इनिशियल था, फाइनल था। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर अगर आप निकाल लेते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में रेट कांस्टेंट के बारे में, तो आप फाइनल रेट कांस्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं इनिशियल रेट कांस्टेंट से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन और रेट का जो रिलेशन है, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्ट रिलेशन। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका रेट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं फॉर द कोलिजन। तो यहाँ पर आगे अब रिएक्शंस पढ़ेंगे, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और कॉन्सेंट्रेशन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड आपको एक रेट लॉ भी पढ़ना है। ठीक है, रेट लॉ आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, रेट लॉ में ऐसा भी है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ कर जाए कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज़ करने के साथ साथ, ऐसा हो सकता है, या फिर अनअफेक्टेड रहे, या फिर किसी एक या दो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि सिर्फ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर रेट लॉ जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ये आपका लेंथी टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं फिलहाल, जो कि है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ये फैक्टर आपका रोल प्ले करेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, दैट इज़ उतने ही ज़्यादा आपके फोटोन्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे उतना आपका रेट जो है वो हाई होगा। यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो है आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट फैक्टर रोल प्ले करती है। यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है रेट को। क्लियर हो गई बात?
चलिए, 9th फैक्टर है आपका प्रेशर। ठीक है, प्रेशर फॉर गैशियस रिएक्शन के लिए ये हम फैक्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रेशर का अफेक्ट जो वो है रेट पर, वो डिटरमिन करने के लिए आपको सबसे पहले चेंज इन मोल्स निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपके प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं थे और रिएक्टेंट के कितने मोल्स थे, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। देन यू कैन डिटरमिन, लेट्स सी, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके आपका अमोनिया बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एन आपको निकालना है, दैट इज प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं। यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्ट के मोल्स आपके 2 हैं एंड रिएक्टेंट के मोल्स कितने हो गए, 3 + 1 4, दैट इज 2 - 1। आपका डिफरेंस कितना आ गया, -2 का, डेल्टा एन जी इज -2। तो यहाँ पर आप कैसे डिटरमिन करेंगे रेट का क्या अफेक्ट है, प्रेशर का क्या अफेक्ट है रेट पर। देखिए, एफ डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा आपका तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, एंड अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव निकल कर आ रहा है तो रेट और प्रेशर का जो रिलेशन है, इट इज डायरेक्ट रिलेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन द प्रेशर। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी था, विच अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेट से रिलेटेड आपकी कुछ बातें एंड न्यूमेरिकल्स। टिल देन, मेक योर शॉर्ट नोट्स एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।